सफलता का असली रहस्य आखिर क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है जिसे हम संज्ञानात्मक क्षमता या आईक्यू कहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही विज्ञान काम कर रहा है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत में ही हम एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने रखने वाले हैं जो सफलता के पारंपरिक पैमानों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। बिल्कुल। डेटा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनमें से 90% लोगों में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ होता है। और बात सिर्फ काम की क्वालिटी तक सीमित नहीं है। अगर हम आर्थिक पहलू भी देखें तो ऐसे लोग सालाना औसतन $29,000 अधिक कमाते हैं। ये कोई छोटा अंतर नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज का यह हमारा विश्लेषण एक बेहद प्रभावशाली स्रोत सामग्री पर आधारित है, और इस पूरी ऑडियो चर्चा का मिशन ये है कि हम इस ऑडियो बुक समरी के हर एक अध्याय में गहराई से उतरें। हाँ, और ये समझें कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, भावनाओं को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कैसे किया जा सकता है, और अंत में उस छिपे हुए संदेश को डिकोड करें जो सफलता की चाबी है। तो चलिए सीधे उस मूल अवधारणा पर आते हैं जो दिमाग के विज्ञान से जुड़ी है। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक और सटीक उदाहरण दिया गया है, शार्क वाला। अरे हाँ, वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है ना? एक व्यक्ति समुद्र में तैर रहा था और अचानक उसका सामना एक विशाल शार्क से हो जाता है, और उस पल वो व्यक्ति ना तो भागा, ना उसने कोई बचाव किया, वो डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो गया। और वो शारीरिक रूप से एकदम सक्षम था, लेकिन उसका दिमाग किसी भी तार्किक कमांड को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। एग्जैक्टली। मतलब अत्यधिक दबाव के समय दिमाग का जो तार्किक हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, और भावनाएं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती हैं। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम मानव शरीर की संरचना को देखें तो बाहरी दुनिया से हमें जितने भी न्यूरल सिग्नल मिलते हैं, जैसे कुछ देखना या सुनना, वे हमारी रीढ़ की हड्डी से होकर सीधे दिमाग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन विकासवाद के हिसाब से यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। बिल्कुल, पेंच ये है कि ये सिग्नल सीधे दिमाग के तार्किक केंद्र यानी फ्रंटल लोब तक नहीं पहुंचते। फ्रंटल लोब वो हिस्सा है जो जटिल समस्याओं को सुलझाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले इन सिग्नलों को दिमाग के भावनात्मक केंद्र से होकर गुजरना ही पड़ता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। मतलब इंसान किसी भी घटना पर तार्किक रूप से विचार करने से पहले उसे हमेशा भावनात्मक स्तर पर महसूस करता है। हाँ, 100%। शार्क वाली स्थिति में उस लिम्बिक सिस्टम ने खतरे का इतना बड़ा अलार्म बजाया कि तार्किक हिस्से तक सिग्नल पहुंचने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। और डेटा ये भी बताता है कि दुनिया के 2/3 लोग अपनी भावनाओं द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं, और अक्सर उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान मूल रूप से केवल 5 बुनियादी भावनाएं ही महसूस करता है: खुशी, उदासी, गुस्सा, डर और शर्म। सिर्फ 5? हाँ, बस 5। बाकी जितनी भी भावनाएं हम महसूस करते हैं, जैसे ईर्ष्या या उत्साह, वे सभी इन्हीं 5 के अलग-अलग मिश्रण से पैदा होती हैं। और चूंकि हमारा पूरा अनुभव इन्हीं भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए स्रोत सामग्री में 4 प्रमुख कौशलों पर महारत हासिल करने पर जोर दिया गया है। तो चलिए इस प्रक्रिया के सबसे पहले और बुनियादी कौशल की ओर बढ़ते हैं, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। सुनने में तो ये शब्द बहुत ही सामान्य लगता है कि हर कोई जानता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन डेटा यहाँ कुछ और ही कहता है। केवल 36% लोग ही उस वक्त अपनी असली भावनाओं को सटीक रूप से पहचान पाते हैं जब वे उन्हें महसूस कर रहे होते हैं। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब ज्यादातर लोग इस बात से ही अनजान हैं कि उनके आंतरिक लिम्बिक सिस्टम में क्या ट्रिगर हो रहा है। और यही कारण है कि आत्म जागरूकता को सफलता की सबसे पहली सीढ़ी माना गया है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान ही नहीं सकता, वो उन्हें दिशा कैसे देगा? सही कहा। और मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण ये है कि बचपन से ही समाज भावनाओं को अच्छा या बुरा कहने की कंडीशनिंग कर देता है। बिल्कुल। और स्रोतों में दी गई सबसे पहली रणनीति इसी कंडीशनिंग को तोड़ने के बारे में है। हमें किसी भी भावना पर बुरी भावना का ठप्पा लगाना बंद करना होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुस्से या शर्म को बुरा मानकर उसे दबाता है, तो वो भावना खत्म नहीं होती, बल्कि लिम्बिक सिस्टम में और गहराई से बैठ जाती है। एग्जैक्टली। स्वीकार्यता ही पहला कदम है। ये सोचने के बजाय कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, इंसान को ये सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब देखते हैं कि इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। और इसी आत्मनिरीक्षण को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी रणनीति बताई गई है, बाज या हॉक रणनीति। हाँ, ये मेटाकॉग्निशन का एक शानदार मानसिक व्यायाम है।
इसमें कल्पना करनी होती है कि एक बाज आसमान से नीचे देख रहा है। ठीक उसी तरह इंसान को किसी भी तीव्र भावनात्मक स्थिति में खुद को एक तीसरे व्यक्ति के नजरिए से ऊपर से देखना चाहिए। जैसे अगर मीटिंग में बहस हो रही है तो मानसिक रूप से खुद से बाहर निकल कर देखना कि मेरी शारीरिक भाषा कैसी है, क्या मेरे कंधे तन गए हैं। बिल्कुल, ऐसा करने से इंसान उस स्थिति के भावनात्मक बहाव से तुरंत कट जाता है और फ्रंटल लोब को काम करने का समय मिल जाता है। और इसी के साथ एक और रणनीति बहुत काम आती है, अपने मूल्यों की एक लिखित सूची बनाना। क्योंकि कई बार भावनाएं इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जो उसके अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ होते हैं। हाँ, जब एक स्पष्ट सूची सामने होती है तो ये पहचानना आसान हो जाता है कि कौन सी भावना हमें हमारे मूल्यों से भटका रही है। ये तो बता दिया कि क्या महसूस हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस भावना को काबू में कैसे लाएं? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और यहाँ सबसे बड़ा मिथक ये टूटता है कि स्व प्रबंधन सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से जीव विज्ञान से जुड़ा है। स्रोतों में नींद की आदतों का बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण है। जैसे सुबह उठने के बाद 20 मिनट तक प्राकृतिक धूप लेना शरीर की जैविक घड़ी को ठीक करता है। हाँ, सर्केडियन रिदम को रीसेट करने का ये एक बेहतरीन जैविक तरीका है। और इसी संदर्भ में कैफीन को लेकर भी बहुत सख्त नियम बताया गया है। अक्सर लोग थकावट मिटाने के लिए दोपहर में कॉफी पी लेते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार नाश्ते के बाद कैफीन से पूरी तरह बचना चाहिए। इसका कारण ये है कि कैफीन का असर शरीर में 12 घंटे तक रहता है। ये दिमाग के उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जो नींद का संकेत देते हैं। नतीजतन रात की नींद खराब होती है और अगले दिन फ्रंटल लोब सही से काम नहीं कर पाता। और जब फ्रंटल लोब थका हुआ होता है तो लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिससे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आता है। इसके अलावा सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन से दूर लेने की भी सलाह दी गई है। बिल्कुल, और शरीर को प्रबंधित करने के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली संज्ञानात्मक उपकरण भी है, भावना बनाम तर्क की सूची बनाना। हाँ, जब भी दिमाग में कोई उथल पुथल हो तो एक कागज पर 2 कॉलम बनाने चाहिए। एक तरफ वो सब जो भावनाएं कह रही हैं और दूसरी तरफ वो जो शुद्ध तर्क कह रहा है। इससे विचार दिमाग के भावनात्मक हिस्से से निकलकर तार्किक हिस्से में आ जाते हैं। साफ दिखने लगता है कि कौन सा निर्णय सिर्फ डर पर आधारित है और कौन सा दीर्घकालिक रूप से सही है। जब हमारा आंतरिक प्रबंधन इतना मजबूत हो जाता है तब हमारे पास बाहरी दुनिया पर ध्यान देने के लिए ऊर्जा बचती है। और यहीं से हमारा तीसरा कौशल शुरू होता है, सामाजिक जागरूकता। यानी दूसरों की भावनाओं को बिना उनके कहे डिकोड करना। ये सहानुभूति और तीखे अवलोकन का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसके लिए 15 मिनट का टूर वाली रणनीति मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, ये बहुत ही व्यवहारिक है। अपने कार्यस्थल या रोजमर्रा के माहौल में 15 मिनट तक सिर्फ टहलना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर निरीक्षण करना है। एक जासूस की तरह लोगों की बेसलाइन बॉडी लैंग्वेज को समझना है, माहौल की ऊर्जा कैसी है, लोग किस गति से चल रहे हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। और जब इस तरह के निरीक्षण की आदत पड़ जाती है तो किसी के भी मूड या व्यवहार में आया छोटा सा बदलाव भी तुरंत नजर आ जाता है। और इसी के साथ सक्रिय रूप से सुनने की कला पर भी बहुत जोर दिया गया है। लोग आमतौर पर तब सुनते हैं जब वे ये सोच रहे होते हैं कि जवाब क्या देना है। लेकिन सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है शब्दों के पार जाना। बातचीत का असली अर्थ केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि सामने वाले की आवाज की टोन, गति और वॉल्यूम पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई धीमी आवाज में नजरें चुराते हुए कहे कि मैं ठीक हूं, तो सामाजिक जागरूकता ये समझने में मदद करती है कि असली संदेश कुछ और ही है। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है और दूसरों की भावनाओं को पढ़ने लगता है, तब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चौथे कौशल पर पहुंचते हैं, संबंध प्रबंधन, यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस पूरी जानकारी को अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए? इसमें सबसे आम गलती है मिले जुले संकेत या मिक्स सिग्नल्स देना। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के हाव भाव की नकल करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अंदर से उदास या क्रोधित है लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए है, तो सामने वाले का दिमाग भ्रमित हो जाता है। हाँ, वो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति में चला जाता है। मिरर न्यूरॉन्स तनाव महसूस कर रहे होते हैं जबकि आंखें मुस्कान देख रही होती हैं। इससे अचेतन स्तर पर अविश्वास पैदा होता है। प्रामाणिकता बहुत जरूरी है और नेतृत्व की भूमिकाओं में भी कोई भी फैसला सिर्फ थोपना नहीं चाहिए,
बल्कि उसका कारण भी समझाना चाहिए। जब किसी फैसले के पीछे का कारण समझाया जाता है तो लिम्बिक सिस्टम को वो कोई खतरा नहीं लगता, बल्कि एक तार्किक कदम लगता है जिससे सहयोग बढ़ता है। और सबसे मुश्किल काम होता है कठिन बातचीत को संभालना। स्रोतों में इसे संभालने के लिए 6 चरणों की एक शानदार रूपरेखा दी गई है। हाँ, इसकी शुरुआत हमेशा समान आधार या कॉमन ग्राउंड खोजने से होनी चाहिए। बातचीत सीधे असहमति से शुरू करने के बजाय उस बात से शुरू करे जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों, ताकि कोई भी बचाव की मुद्रा में ना आए। दूसरा चरण है सामने वाले का नजरिया सुनना, और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे मुश्किल चरण आता है, अपना बचाव तुरंत ना करना। यह मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जब आलोचना होती है तो हमारा लिम्बिक सिस्टम उसे शॉक वाले हमले की तरह देखता है और हम तुरंत सफाई देने लगते हैं। लेकिन उस समय सामने वाले का भी लिम्बिक सिस्टम सक्रिय होता है। अगर हम बचाव करेंगे तो ये आग में घी डालने जैसा होगा। उस समय बस सुनना चाहिए। इससे सामने वाले का गुस्सा शांत होता है और उसका फ्रंटल लोब वापस काम करने लगता है। फिर चौथा चरण आता है जहां शांत तरीके से अपना पक्ष रखना होता है, अपना तर्क और भावनाएं समझाएं लेकिन बिना आरोप लगाए। और 5वें चरण में बातचीत को एक समाधान की ओर मोड़ना होता है, यह सुनिश्चित करना कि कोई रास्ता निकले। और छठा और आखिरी चरण है फॉलो अप लेना, ये देखना कि जो समाधान तय हुआ था क्या वो वास्तव में काम कर रहा है। बिल्कुल। अब जब हमने इन चारों कौशलों का इतनी गहराई से विश्लेषण कर लिया है तो हम इस ऑडियो बुक समरी के उस सबसे बड़े और छिपे हुए संदेश की ओर बढ़ सकते हैं। वह संदेश जो IQ और EQ की पुरानी बहस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। दशकों से हम यही मानते आए हैं कि सफलता के लिए IQ सबसे जरूरी है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि किताबी ज्ञान या IQ जीवन भर लगभग स्थिर रहता है। लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कौशल है जिसे हमेशा बढ़ाया जा सकता है। और छिपा हुआ संदेश यह है कि संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कॉर्पोरेट जगत का डेटा इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। कई बड़े और सफल कहे जाने वाले CEO का EQ बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि समाज अक्सर गलत मापदंडों को सफलता मान लेता है। असली ताकत उन संकेतों को नियंत्रित करने में है जो दिमाग के भावनात्मक हिस्से से तार्किक हिस्से तक जाते हैं, और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत आता है। हमारा दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने का अभ्यास करते हैं तो हम केवल एक नई आदत नहीं डाल रहे होते, बल्कि अपने दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स के बीच नए भौतिक संपर्क बना रहे होते हैं। तंत्रिका विज्ञान में कहते हैं ना कि जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। सोच में किया गया छोटा सा बदलाव शारीरिक रूप से दिमाग की संरचना को बेहतर बना सकता है। भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका रणनीतिक इस्तेमाल करना ही सफलता की असली चाबी है। ये निष्कर्ष सच में आंखें खोलने वाला है। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे दिमाग के तारों को सही दिशा देने की एक सीखी जा सकने वाली कला है। और इस पूरी चर्चा से श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरी सोच में डालने वाला विचार सामने आता है। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा तर्क से पहले भावनाओं को प्रोसेस करता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर शिक्षा प्रणाली बचपन से ही IQ की जगह EQ पर ग्रेड देना शुरू कर दे तो क्या होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। क्या ये पूरी दुनिया एकदम अलग और कहीं ज्यादा सुलझी हुई नहीं होगी? अगर बच्चों को शुरुआत से ही अपने लिम्बिक सिस्टम को प्रबंधित करना सिखाया जाए तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, ये सच में भविष्य की दिशा को बदल सकता है। और इसी शानदार विचार के साथ हम इस विस्तृत ऑडियो चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं। मैं सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक इतनी दिलचस्पी से सुना। हाँ, ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक यात्रा रही। हम श्रोताओं से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि महान लेखकों की ऐसी ही और भी बेहतरीन पुस्तकों की समरी सुनने के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। ज्ञान की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।